Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will discuss the remaining part of chapter 4 primary economic activities. So these are the primary economic activities. In previous lecture I explained the hunting, gathering and lumbering, and today we will learn the remaining part of the primary economic activities, that is animal husbandry, fishing, mining and agriculture. So let's begin with map 4.1. So some questions are asked related to the map. Observe the given map in the figure 4.1 and answer the following questions. Question number 1. Along which coast of North America is the Grand Bank लोकेटेड? सो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के किस कोस्टल एरिया में ग्रैंड बैंक जो है वो लोकेटेड है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. तो इसके अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर वेरियस बैंक्स है. यहाँ पर गॉर्जियस बैंक है, सेबल बैंक है, और यहाँ पर हमारा आंसर वो है ग्रैंड बैंक. तो ये जो कोस्टल एरिया है ये है ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स. तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड which is located along the northern eastern part of North America. Second question, along which coast of South America is the fishing mostly practiced? तो कौन से कोस्टल एरिया में साउथ अमेरिका के फिशिंग एक्टिविटी जो है वो कैरिड आउट होती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें ईस्टर्न कोस्टल एरिया में, तो यहाँ पर लिमिटेड एरिया में हमें फिशिंग एक्टिविटी दिख रही है. ये जो ब्लू लाइन है ये फिशिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये लिमिटेड एरिया में ईस्टर्न कोस्टल एरिया में. और हम वेस्टर्न कोस्टल एरिया देखें साउथ अमेरिका का, तो यहाँ से नॉर्थ से लेके साउथ अमेरिका के तो बिल्कुल साउथ तक इंटर कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर हमें या कुछ फिशिंग एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है. तो ये आंसर है हमारा ऑन वेस्टर्न कोस्टल साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट फिशिंग एक्टिविटी इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड. नंबर 3, इन विच पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हैज फिशिंग एक्टिविटी डेवलप्ड? तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट के अंदर फिशिंग एक्टिविटी डेवलप हुई है? सो अगर हम आंसर देखें इसका तो ये है साउथ ईस्टर्न पार्ट. तो साउथ ईस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का. यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है तस्मानिया. सो तस्मानिया के सराउंडिंग एरिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है तस्मानिया भी है ऑस्ट्रेलिया के अंडर आता है. ऑस्ट्रेलिया का ये एक हिस्सा है तस्मानिया आइलैंड. तो अराउंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया द फिशिंग एक्टिविटी इज डेवलप्ड ऑन दिस रीजन. इस पूरे इंटायर एरिया में फिशिंग एक्टिविटी कैरिड आउट होती है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में. नंबर 4, फिशिंग इज कैरिड आउट ऑन लार्ज स्केल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका देन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, गिव रीजन. सो फिशिंग एक्टिविटी जो है मोस्टली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, तो इसके वेस्टर्न पार्ट में कैरिड आउट होती है, प्रैक्टिस होती है, और ईस्टर्न पार्ट में लिमिटेड एरिया में ये हमें दिखाई दे रहा है फिशिंग एक्टिविटी. तो उसके रीज़न क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखें वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, तो इस जगह पर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो नैरो है और ब्रॉड है. तो यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइड एक्सपांस में ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पर एक्सटेंड है, और यहाँ पर जो सी वाटर है वो शैलो है यहाँ पर. तो शैलो वाटर होने की वजह से यहाँ पर जो सन रेज रहती है वो डायरेक्टली ओशन के बॉटम तक पहुँचती है, जिसकी वजह से जो प्लांक्टन है उसकी वहाँ पर ग्रोथ होती है, और प्लांक्टन को खाने के लिए जो फिश होते हैं वो इस जगह पर बड़े पैमाने पर आते हैं. तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा फिश रहते हैं, जिसकी वजह से सी जो है वो ज़्यादा शैलो रहता है, तो उन्हें पकड़ना भी आसान रहता है इस एरिया के अंदर. तो यहाँ पर
कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है, बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, वाइड है, और वाटर लेवल भी शैलो है, जिसकी वजह से फिशिंग एक्टिविटी करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर हम वेस्टर्न ईस्टर्न साइड से कंपेयर करें तो यहाँ का जो कोस्टल एरिया है, इस यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो है इस जगह पर, और जो डेप्थ है ओशन की वो बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसकी, जिसकी वजह से यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी जो है वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस रीज़न की वजह से फिशिंग एक्टिविटी वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ज़्यादा की जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 5, कमर्शियल फिशिंग इज प्रैक्टिस ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, गिव रीजन। तो फिशिंग एक्टिविटी जो है ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट में प्रैक्टिस की जाती है, इस एरिया में। ये जो ब्लू लाइन है, इस एरिया में ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट में फिशिंग एक्टिविटी कैरिड आउट होती है। उसका जो मेन रीज़न है क्योंकि ये आर्कटिक ओशन के बिल्कुल नज़दीक है, जिसकी वजह से ये जो पूरा पार्ट है टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है इस एरिया में। मोस्टली ये थ्रू आउट द ईयर जो है ये पार्ट ये आइस कवर रहता है, बर्फ जमी रहती है ओशन के ऊपर भी और यहाँ पर भी जो पूरा लैंड सरफेस एरिया है। तो ये मोस्टली ये जो पार्ट है ग्रीनलैंड का, ये जो आर्कटिक ओशन का, ये हिस्से में मोस्टली यहाँ पर आइस कवर एरिया रहता है ये, जिसकी वजह से यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी करना ऊपर नॉर्थ में पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर अगर देखिए हम सदर्न पार्ट में ग्रीनलैंड के, तो यहाँ एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है और यहाँ पर बर्फ जमी हुई नहीं रहती है, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर फिशिंग एक्टिविटी करना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है थोड़ा कम रहता है नॉर्दर्न पार्ट के मुकाबले में ग्रीनलैंड के। और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर जो है फेवरेबल रहता है फिश के लिए, क्योंकि उन्हें कोल्ड क्लाइमेट ज़्यादा पसंद है फिश को। तो इस एरिया में फिश जो है ग्रीनलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट, जो वार्म ओशन करंट है एंड कोल्ड ओशन करंट है, जिनिया एंड वेनिकुलर वार्म करंट एंड कैनेरी कोल्ड करंट जो है, जो आर्कटिक ओशन से आता है कैनेरी कोल्ड करंट, वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पर आकर मिलते हैं ग्रीनलैंड के इस पार्ट में। तो जहाँ पर वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट का कॉन्फ्लुएंस होता है, दोनों का एक दूसरे से मिलाप होता है, उस जो वाटर रहता है टेम्परेचर में, वहाँ पर फिश जो है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, प्लैंकटन की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिश भी जो है वेरियस टाइप्स ऑफ फिश इज़ अवेलेबल इन दैट रीजन। और जो कोस्टल एरिया भी अगर देखें हम यहाँ पर गौर से, तो ये ब्रोकन कोस्टल एरिया, यानी कि बिल्कुल फ्लैट कोस्टल लाइन नहीं है। जैसे अफ्रीका की देखें तो डायरेक्टली हमें फ्लैट लाइन ज़्यादा दिख रही है, तो ये यहाँ पर ब्रोकन कोस्टल लाइन है, यानी कि कटा हुआ कोस्टल एरिया है, जिसकी वजह से इन कटे हुए कोस्टल एरिया में भी फिश जो है बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ पर जो पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह, उनकी भी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ पर ब्रोकन जो है कोस्टल लाइंस मौजूद होती है जिन एरिया में। तो ये ब्रोकन कोस्टल एरिया होने की वजह से भी इस एरिया में जो है फिशिंग एक्टिविटी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है ग्रीनलैंड में। और यहाँ पर ग्रीनलैंड जो है ये पूरा आइस कवर, ज़्यादातर इसका जो पार्ट है वो थ्रू आउट द ईयर आइस कवर रहता है। तो दूसरी जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पर ग्रीनलैंड के ऊपर करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ग्रीनलैंड, तो हमें कोई भी दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती। जितने एक्टिविटीज़ यहाँ मेंशन है, कोई भी सिंबल हमें ग्रीनलैंड पे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कोई एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो लोगों का मेनली जो ऑक्यूपेशन है ग्रीनलैंड के वो है फिशिंग एक्टिविटी, और उनकी डिमांड भी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसके सराउंड में जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर उनकी डिमांड फिश की ज़्यादा है। यहाँ पर यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज़ में फिश की डिमांड ज़्यादा है। देन यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पर भी फिश की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से तो यहाँ पर कमर्शियल फिशिंग की जाती है। जो भी फिशिंग की जाती है, जो भी फिश कैच किए जाते हैं, उन्हें नॉर्थ अमेरिका में सप्लाई किया जाता है, देन यूरोप में सप्लाई किया जाता है, और कमर्शियली ये डेवलप हुआ है ग्रीनलैंड का सदर्न पार्ट। लेट्स सी इन डिटेल फिशिंग
There are many physical and human factors that impact development of fishing as primary activity in certain areas of the world. So फिशिंग के लिए कुछ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से फिशिंग एक्टिविटी जो है वो प्रैक्टिस की जाती है. दुनिया के इंटायर जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोस्टल एरिया है हम कहीं पर भी फिशिंग एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं. जैसे इस मैप में अगर देखें हम तो यहाँ पर साउथ अमेरिका के इस पार्ट में फिशिंग एक्टिविटी नहीं है. देन अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में फिशिंग एक्टिविटी नहीं है. तो ये एक लिमिटेड जो एरिया है, पर्टिकुलर एरियाज में ही कोस्टल एरिया के फिशिंग एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल है. दो इट स्टार्टेड एज ए subsistence level activity, fishing is now one of the major primary economic activities especially in coastal area. So फिशिंग एक्टिविटी की जो स्टार्ट थी, जो बिगिनिंग थी, वो सबसिस्टेंस लेवल पे थे. यानी कि जो लोग मछलियाँ पकड़ते थे वो सिर्फ अपने जिंदगी जीने के लिए गिज़ा के तौर पर, एक फूड के तौर पर ही फिशिंग को पकड़ते थे. उनका कोई कमर्शियल, उनका कोई एम नहीं होता था, कोई पर्पस नहीं होता था कि उसकी कोई मार्केटिंग करे या उसे सेल करे. तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, फूड हासिल करने के लिए ही वो सब्सिस्टेंस लेवल पर फिशिंग करते थे. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, डेवलपमेंट होता गया फिशिंग में भी, और अभी ये एक मेजर ऑक्यूपेशन है कमर्शियली स्केल पर. अब ये ऑक्यूपेशन जो है कोस्टल एरियाज में किया जाता है. Some of the factors are as follows for fishing activity. A. Wide expanse of the continental shelf with presence of shallow water. For example, Northwest Pacific, which is below 200 meters of depth near Okhotsk Sea near China. So फिशिंग के लिए सबसे पहले तो वाइड एक्सपांस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ होना चाहिए. कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड होना चाहिए जहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं. देन जो शैलो वाटर होना चाहिए वहाँ पर, तो जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो वाइड रहेगा, जहाँ पर शैलो वाटर रहेगा तो वहाँ पर प्लांक्टन की ग्रोथ ज़्यादा रहेंगी, तो वहाँ पर फिश भी ज़्यादा पाई जाती है. तो उस एरिया में फिशिंग एक्टिविटी ज़्यादा की जाती है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक का एरिया है वहाँ पर जो सी लेवल है वो बिलो 200 मीटर है. यानी कि 200 मीटर से भी कम गहरा है वहाँ का सी. तो वो सी है ओकोटस्क नियर चाइना. तो अगर मैप में देखें हम तो ये इस एरिया में मौजूद है, यहाँ पे ओकोटस्क सी. तो इस एरिया में फिशिंग एक्टिविटी जो है वो लार्ज स्केल पे की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा एरिया में वो एक्सपांड हुआ है, और जो डेप्थ है सी की वो 200 मीटर से भी कम है. तो इसलिए यहाँ पर मछलियों को पकड़ना आसान साबित होता है. तो यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी जो है चाइना के वेस्टर्न पार्ट में जो है पैसिफिक ओशन में लार्ज स्केल पर फिशिंग की जाती है. देन बी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स and subsequent growth of abundant plankton. As a result, development of fishing grounds or banks takes place. तो जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है वार्म वाटर करंट का एंड कोल्ड वाटर करंट का. सो ओशन करंट्स जो एक तरह के वाटर फ्लो होते हैं जो मूवमेंट करते हैं ओशन के अंदर एक एरिया से दूसरे एरिया में. तो जो वार्म एरिया से पानी बहता हुआ आता है तो वो वार्म रहता है, गर्म रहता है, और जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन से पानी जो है मूव होके आता है किसी नए एरिया में तो वो जो रहता है वो कोल्ड रहता है. तो जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक जगह मिलने के बाद जो ओशन करंट का जो लेवल रहता है, टेम्परेचर वार्म एंड कोल्ड दोनों एक जगह मिलने की वजह से, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है फिश के लिए फेवरेबल रहता है. उस एरिया में प्लांक्टन की ग्रोथ भी ज़्यादा पाई जाती है, अबंडेंट प्लांक्टन वहाँ पर मौजूद रहता है, और वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड डेवलप होते हैं. फिशिंग ग्राउंड यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती है और उन्हें वहाँ पर पकड़ा जाता है, तो उसे फिशिंग ग्राउंड या फिशिंग बैंक्स कहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे फिशिंग ग्राउंड और फिशिंग बैंक से
जो वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट्स की वजह से तैयार हुए। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग ऑफ वार्म कुरोशियो करंट विथ कोल्ड ओयाशियो करंट फेवर्स कोस्टल एरिया नियर जापान फॉर फिशिंग। तो ये दो ओशन करंट, एक वार्म ओशन करंट है जो जिसका नाम है कुरोशियो करंट, और जो कोल्ड ओशन करंट है जिसका नाम है ओयाशियो करंट। तो दोनों एक जगह आकर मिलते हैं जापान के करीब के इलाके में। तो मैप में अगर देखें हम, तो ये जापान है, ये आइलैंड यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा है ओशन के अंदर। तो इसका जो ये एरिया है, यहाँ पर वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट का कॉन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लैंकटन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इस एरिया में फिर फिशिंग ग्राउंड जो है वो डेवलप हुए हैं और फिशिंग एक्टिविटी लार्ज स्केल पर यहाँ पर की जाती है नियर जापान कोस्टल एरिया। देन अदर फैक्टर्स विच आर फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो फिशिंग एक्टिविटी को फेवर करते हैं। सो नंबर 1, the traditional skill of some people who are naturally good at fishing, for example Japanese and Chinese, the fishing activity has further developed over here। so fishing जो है, फिशिंग एक्टिविटी कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए भी कुछ स्किल का होना चाहिए। तो कुछ लोगों में ये ट्रेडिशनल स्किल मौजूद रहती है जो मछलियों को आसानी से पकड़ सकते हैं। मछलियाँ पकड़ना ये हर एक की स्किल नहीं होती है। कोई नया इंसान जाएगा फिश पकड़ने तो पूरा दिन भी अगर जाल डालकर बैठे तो मछलियों को पकड़ नहीं सकता। तो उसके लिए कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ स्किल होना चाहिए, तब जाकर हम जो है वो फिश को कैच कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो है वो नेचुरली ट्रेडिशनल वो स्किल रहती है उनके अंदर और फिशिंग में वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो जैपनीज पीपल है और चाइनीज़ पीपल जो है ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल है फिशिंग एक्टिविटी के अंदर, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है किस तरह से मछलियों को पकड़ा जाए। तो इस वजह से द फिशिंग एक्टिविटी हैज़ फर्दर डेवलप ओवरऑल। तो फिशिंग एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है उनकी स्किल की वजह से। नंबर 2, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, लैक ऑफ लैंड एंड absence of other protein food makes island countries especially dependent on fish as a staple food, for example Japan and Philippines। so ऐसी कंट्रीज जो आइलैंड के ऊपर मौजूद है, तो चारों तरफ उनके ओशन रहता है और उनके पास जो है पॉपुलेशन भी लार्ज रहती है उनकी, तो जिसकी वजह से जो फूड सप्लाई होता है पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए उसकी स्कार्सिटी हो जाती है, या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए जो लैंड रहती है उसकी कमी रहती है, लैक ऑफ लैंड रहता है और अब्सेंस ऑफ अदर प्रोटीन फूड भी वहाँ पर नहीं होता है। तो जिसकी वजह से ये जो आइलैंड वाली कंट्रीज रहती है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं फिश के ऊपर से। उनकी मेन जो डिश रहती है फूड के अंदर वो फिश रहती है। अगर हम कोस्टल एरिया की जो मेन डिश देखें अगर, तो वो मोस्टली जो रहती है वो फिश ही रहती है। अगर इंडिया में भी हम कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो मेन वहाँ की डिश रहेंगी वो फिश दिखाई देंगी। तो इस तरह से जो आइलैंड्स वाली कंट्री है वहाँ की मेन डिश जो रहती है वो फिश रहती है लोगों की, और लार्ज स्केल पर उसका वो यूज़ करते हैं फूड के अंदर। तो उसके एग्जाम्पल जो कंट्री के जो आइलैंड्स की कंट्री है वो है जापान एंड फिलीपींस, दोनों भी आइलैंड के ऊपर ये कंट्री सिचुएटेड है। नंबर 3, एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन मेक्स फिशिंग ए मेजर ऑक्यूपेशन। तो ऐसे एरिया के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर जो दूसरे अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन है वो नहीं पाए जाते, यानी कि जो दूसरी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल लम्बरिंग, देन गैदरिंग, एग्रीकल्चर, ये ऑक्यूपेशन वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन का मेन ऑक्यूपेशन जो बन जाता है वो हो जाता है फिशिंग। मेजर ऑक्यूपेशन वहाँ पे लोगों का होता है। नंबर 4, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज फिशिंग एक्टिविटीज़। तो टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से जो फिशिंग एक्टिविटी है वो लार्ज स्केल पे इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से पहले के मुकाबले में अभी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है। नंबर 5, ब्रोकन कोस्टल लाइन प्रोवाइड्स एक्सेलेंट पोर्टल फैसिलिटीज़। तो जो ब्रोकन कोस्टल लाइन रहते हैं, जैसे ग्रीनलैंड का एग्जांपल दिया,
अगर बिल्कुल फ्लैट कोस्टल लाइन रहेंगी इस तरह की, तो ऐसे एरिया में जो पोर्ट फैसिलिटी है जहाँ से बोट या शिप जो है वो ओशन में जाएंगी, वैसी फैसिलिटी कम पाई जाती है। उसके मुकाबले में अगर किसी एरिया में इस तरह से बिल्कुल ब्रोकन कोस्टल लाइन मौजूद हो, तो ऐसे एरिया में पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, और ये फिशिंग के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। पोर्ट जहाँ पर पोर्ट रहेंगे वहाँ पर जो फिशर रहते हैं तो वो भी ज़्यादा लार्ज स्केल पर उनकी बस्ती है, यहाँ पर उनके एरियाज मौजूद रहते हैं जो फिर वहाँ से ओशन में इंटर होते हैं और ओशन से लैंड में इंटर हो सकते हैं पोर्ट एरिया से। तो पोर्ट भी एक इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है फॉर फिशिंग एक्टिविटी। देन नंबर 6, कोल्ड क्लाइमेट इन टेम्परेट रीजन्स फैसिलिटेट्स प्रिजर्वेशन ऑफ फिश। तो फिश जो है ये एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, पेरिशेबल जो यानी कि जल्दी से सड़ गल सकता है अगर उसको हम सही टेम्परेचर मेंटेन ना करें। तो उसको मेंटेन करने के लिए जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, फॉर एग्जांपल इन टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट रीजन का जो क्लाइमेट रहता है वो कोल्ड क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पे फिश जो रहती है वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रह सकती है कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से नेचुरली। देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज का जो क्लाइमेट रहता है वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, तो इस एरिया में बहुत जल्दी से फिश जो है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज हैव टू बी डेवलप। तो इस एरियाज में जो आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन रहते हैं जैसे कि कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, देन जो एयर कंडीशन रूम रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल लो पर मेंटेन किया जाता है, ऐसे एरियाज में फिर फिश को प्रिजर्व करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर उन्हें ज़्यादा देर तक प्रिजर्व और सेफ रखा जा सके। तो रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर रहते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। नंबर 7, नियर बाय फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड फॉर शिप बिल्डिंग। तो जो कोस्टल एरिया रहते हैं जिनके नियर में फॉरेस्ट एरिया रहता है, तो ऐसे फॉरेस्ट एरिया जो है वो वुड प्रोवाइड करते हैं शिप बिल्डिंग के लिए, जहाज बनाने के लिए लकड़ियाँ वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे लार्ज स्केल पर शिप बिल्डिंग जो है वहाँ पर की जाती है और फिशिंग एक्टिविटी भी में उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो फिशिंग एक्टिविटी को फेवर करते हैं। Then one activity is given here, think about it. So one question is given, what is the difference between fishing and pisciculture? So हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है फिशिंग और पिस्कीकल्चर में। तो यहाँ पर दो कॉलम में, एक में फिशिंग और दूसरे में पिस्कीकल्चर। So let's begin with fishing. Number 1, fishing includes all human efforts to obtain the aquatic animals from sea, इनलैंड वाटर एंड रिवर्स। तो फिशिंग के अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उन्हें कैच करने की कोशिश करता है इंसान, उन्हें ऑब्टेन करने की कोशिश करता है फ्रॉम सी से, इनलैंड वाटर एंड रिवर्स। तो किसी से भी हम जो है फिश को कैच कर सकते हैं, वहाँ से ऑब्टेन करने की इंसान जो है कोशिश करता है और उन्हें मछलियों को पकड़ता है, उसे हम फिशिंग कहते हैं। देन पिस्कीकल्चर, ब्रीडिंग, rearing and transplantation of fish by artificial means is called pisciculture। तो इसमें फिश की जो है ब्रीडिंग की जाती है, रेयरिंग की जाती है और उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। एक तरह से इसे हम फिश फार्मिंग कह सकते हैं। तो उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है बाय आर्टिफिशियल मीन्स। तो आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए उनकी ग्रोथ की जाती है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, उसे हम पिस्कीकल्चर और फिश फार्मिंग भी इसे कह सकते हैं। देन ऑब्टेन नेचुरल एक्वेटिक एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड टू लार्ज पॉपुलेशन। तो इसमें हम जो है लार्ज पॉपुलेशन की जो फूड डिमांड रहती है उसे कंप्लीट करने के लिए फिशिंग एक्टिविटी जो है वो लार्ज स्केल पर की जाती है। सो इस इमेज में देख सकते हैं जो फिश ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम सी वाटर, रिवर, इस तरह से जो फिश की ग्रोथ जो रहती है सी के अंदर, रिवर के अंदर, इनलैंड वाटर के अंदर, ये
नेचुरली होती है, नेचुरल उनकी ग्रोथ होती है, और उसे सिर्फ बोट के जरिए, शिप के जरिए और जो फिश नेट रहती है उसके जरिए से उन्हें कैच किया जाता है फिश को, उसे हम कहते हैं फिशिंग। देन पिस्किकल्चर इज फिश फार्मिंग, इट इन्वॉल्व्स रेजिंग ऑफ फिश कमर्शियली इन टैंक्स एंड इनक्लोजर। तो इसके अंदर इसे हम फिश फार्मिंग कहते हैं, पिस्किकल्चर को, जिसके अंदर मछलियों को एक तरह से पाला जाता है, उन्हें रेस किया जाता है फॉर कमर्शियल। तो उनको पालने के बाद उन्हें कमर्शियली जो है मार्केट में सप्लाई किया जाता है एंड प्रॉफिट जो है वो मिलता है फिर उससे। तो ये जो फिश फार्मिंग की जाती है वो टैंक्स में उनकी ब्रीडिंग की जाती है, टैंक्स एंड इनक्लोजर के अंदर। इस तरह से इमेज में देखिए हम, तो इस तरह से टैंक्स रहते हैं, उनमें वेरियस काइंड्स ऑफ फिश जो रहते हैं उनकी ब्रीडिंग, देन रेयरिंग, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है फिश का, और इस तरह से उन्हें जो है फीडिंग दी जाती है, अलग अलग तरह के फूड उन्हें दिए जाते हैं। तो ये नेचुरली ये ग्रो नहीं होते हैं, बल्कि एक आर्टिफिशियली उनकी ग्रोथ की जाती है टैंक्स के अंदर एंड इनक्लोजर्स के अंदर। इस तरह से अगर देखें हम, ये फिश की एक स्पीशीज है यहाँ पर दूसरे टैंक में, दूसरे इनक्लोजर में दूसरी टाइप है फिश की यहाँ पर। इस तरह से अलग अलग टाइप्स के फिश जो है अलग अलग टैंक्स एंड इनक्लोजर में जो है उनकी ब्रीडिंग, रीडिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए की जाती है, और उनकी कमर्शियली फिर उन्हें सेल किया जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये नेचुरली की जाती है फिशिंग, नेचुरली तौर पे जिनकी फिश की ग्रोथ होती है उन्हें कैच किया जाता है, और यहाँ पर उनकी ब्रीडिंग कर टैंक्स में और बाद में उन्हें कमर्शियली सेल किया जाता है। सो न्यू पॉइंट इज स्टार्ट। Observe the given map in figure 4.1 and answer the following questions. Question number 1. Do you think there is a correlation between animal husbandry and grassland? So क्या हमें लगता है कि एनिमल हस्बेंड्री एंड ग्रासलैंड के अंदर कोई कोरिलेशन पाया जाता है? So our answer is yes, there is a correlation between एनिमल हस्बेंड्री एंड ग्रास लैंड। तो ये अगर हम देखें जहाँ पर ग्रास लैंड जो है लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं, उन एरिया के अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी लार्ज स्केल पर की जाती है। फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ अमेरिका तो यहाँ पर ग्रास लैंड है, परेरी ग्रास लैंड। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री जो है यहाँ पर क्रीम रंग में दिखाई दे रहा है इस पार्ट में। तो इस ग्रास लैंड के अंदर लार्ज स्केल पर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री होती है। देन साउथ अमेरिका में यहाँ पर है पंपास ग्रास लैंड, तो इस एरिया में भी एनिमल हस्बेंड्री होती है। देन यूरोप के अंदर है स्टेप्स ग्रास लैंड, तो स्टेप्स ग्रास लैंड के अंदर भी यहाँ पर लार्ज स्केल पर एनिमल हस्बेंड्री परफॉर्म होती है। देन इन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है डाउन्स ग्रास लैंड, तो डाउन्स ग्रास लैंड के अंदर भी यहाँ पर जो है एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, क्योंकि ग्रास लैंड जो है वो एनिमल्स को ग्रास प्रोवाइड करते हैं फॉर एनिमल ग्रेजिंग। उन्हें एक तरह से फूड सप्लाई करने का काम जो है वो ग्रास लैंड वहाँ पर एनिमल को प्रोवाइड करते हैं। देन नंबर 2, इन विच कॉन्टिनेंट इज एनिमल हस्बेंड्री नॉट प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल? सो आवर आंसर इज अफ्रीका। सो इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट the animal husbandry is not practiced on large scale because of unfavorable climatic condition and scarcity of grassland and grazing land, because the African continent has most of the area covered by the desert area and the center part is covered by the equator forest area. So these are the condition are unfavorable for the animal husbandry in African continent. Question number 3, in which regions of the world do animal husbandry and agriculture coincides? तो वर्ल्ड के कौन से पार्ट के अंदर एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो कोइंसाइड है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो अगर हम देखें यहाँ पर इंडेक्स में भी यहाँ पर 3 शेड दिए गए। एग्रीकल्चर जो है डार्क ग्रीन है, देन एक तरह से यहाँ पर
ब्राउन टाइप्स का और नीचे है क्रीम टाइप का रंग, यहाँ पर जो है कलर यूज किए गए। तो जहाँ पर अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका में ग्रीन एंड लाइट ग्रीन जो शेड है एक साथ हमें दिखाई दे रहा है क्रीम या शेड के साथ, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी साथ में होती है और जो एनिमल हस्बेंड्री ऑक्यूपेशन वो भी एक साथ एक ही एरिया में दोनों एक साथ किए जाते हैं। क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं ज़्यादातर वो एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी दोनों एक साथ होती है। दैन साउथ अमेरिका में भी दोनों एक साथ परफॉर्म होते हैं। यूरोप के एक बड़े से हिस्से में यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, दैन यहाँ पर अगर हम देखें इस पार्ट को तो ये पूरे इंटायर एरिया के अंदर दोनों एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑनर भी उनके एक ही होते हैं, लैंड के एंड एनिमल के। तो इस तरह से दोनों वो एक साथ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड एनिमल हस्बेंड्री। इंडिया एशियन कंट्रीज में भी दोनों एक साथ किए जाते हैं। तो ये जो रीजन्स है वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोइंसाइड है। नंबर 4, एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड इन बिटवीन विच लैटिट्यूड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एनिमल हस्बेंड्री वर्ल्ड के अंदर कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में परफॉर्म की जाती है। तो अगर हम मैप में देखें यहाँ पर तो मैक्सिमम जो एनिमल हस्बेंड्री है वो नॉर्थ पार्ट में जो है ज़्यादा परफॉर्म की जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम पार्ट में हमें एनिमल हस्बेंड्री दिखाई दे रही है। तो ये 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड है, 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, एंड यहाँ पर है 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में हमें जो है एनिमल हस्बेंड्री जो यहाँ पर इस पार्ट में ज़्यादा दिखाई दे रही है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी। तो हमारा जो आंसर है वो है 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, एंड इन सदर्न पार्ट फ्रॉम 30 डिग्री साउथ फ्रॉम हियर, दिस इज अ 30 डिग्री, फ्रॉम 30 डिग्री साउथ टू 55 डिग्री साउथ। ये 60 डिग्री साउथ है तो उसके ऊपर का जो एरिया है, फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है ये 55 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। तो इस दोनों एरियाज के बीच में जो है एनिमल हस्बेंड्री जो है लार्ज स्केल पर परफॉर्म की जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में, फ्रॉम 30 डिग्री साउथ टू 55 डिग्री साउथ। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन विच जोन between 30 degree north and 30 degree south latitudes is animal husbandry not found on a large scale? What could be the reason behind? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो 30 डिग्री नॉर्थ एंड सदर्न 30 डिग्री साउथ का जो पार्ट है लैटिट्यूड्स का, ऐसे कौन से एरिया में हमें एनिमल हस्बेंड्री जो है वो नहीं दिखाई दे रही। तो उसके आंसर में है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ जो है वो यहाँ तक हो गया ये एरिया, और 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ जो है ये एरिया हो गया। तो इसके जो इंटायर एरिया, अब यहाँ पर किन एरिया में हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। तो इस एरिया में अगर हम देखें तो इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में हमें एनिमल हस्बेंड्री दिख रही है, यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है एनिमल हस्बेंड्री। अफ्रीका का जो पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी हमें दोनों जगह एनिमल हस्बेंड्री नहीं दिखाई दे रही है। दैन साउथ अमेरिका का जो पार्ट है इक्वेटर के करीब का, यहाँ पर भी एनिमल हस्बेंड्री जो है वो नहीं है, बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल है जिसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री इस एरिया में भी पॉसिबल नहीं है। देन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है इस इंटायर एरिया में भी एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस नहीं की जाती है। तो ये सारी रीजन्स के अंदर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में एनिमल हस्बेंड्री जो है लार्ज स्केल पर परफॉर्म नहीं होती है। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
एनिमल हस्बेंड्री इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में ही एनिमल हस्बेंड्री जो है वो क्यों कॉन्सेंट्रेट है, तो यहाँ पर उसका मेन रीज़न जो है यहाँ पर वो है ग्रास लैंड मौजूद है इस एरिया के अंदर, जिसका नाम है डाउन्स। तो इस एरिया के अंदर जो ग्रास लैंड है जो एनिमल को यहाँ पर ग्रास प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से यहाँ पर लार्ज स्केल पर एनिमल हस्बेंड्री जो है वो ईस्टर्न कोस्टल एरिया में परफॉर्म की जाती है ऑस्ट्रेलिया के। और यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी पाई जाती है एनिमल्स के लिए। रेनफॉल भी जो है जितना चाहिए एनिमल के लिए वो उतना वहाँ पर उन्हें मिलता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्टल एरिया के अंदर डाउन्स ग्रास लैंड होने की वजह से यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिखाई देता है। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एनिमल हस्बेंड्री डेवलप्ड more in the arid regions of the interior of the continents। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो कॉन्टिनेंट्स के एरिड जो रीजन है इंटीरियर पार्ट्स के अंदर, इंटीरियर पार्ट्स यानी कि जो अंदरूनी इलाके है कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा क्यों डेवलप हुई है। जैसे हम देखें यूरोप में तो ये कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया से जितना अंदर जाएंगे वो रहेगा इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जितने भी कॉन्टिनेंट है उनके इंटीरियर पार्ट में क्यों जो है एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा डेवलप हुई है। जैसे कि ये पूरा पार्ट जो है यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा डेवलप हुई है। देन नॉर्थ अमेरिका का जो मिडल पोर्शन है इंटीरियर पार्ट में एनिमल हस्बेंड्री है, इंडिया में है मिडल सेक्शन में एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से साउथ अमेरिका के भी मिडल पार्ट में ही हमें एनिमल हस्बेंड्री लार्ज स्केल में दिख रही है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका बेसिक रीज़न जो है वो है यहाँ पे रेनफॉल की अमाउंट जो है थोड़ी लो रहती है कोस्टल एरिया के मुकाबले में। एज कम्पेयर टू कोस्टल एरिया द रेनफॉल अमाउंट इज लेस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, एंड बिकॉज ऑफ द लो रेनफॉल the other economic activity is not possible. For example, agricultural activity is not possible on large scale because of scarcity of water, and other activities are also not possible in the interior part of the continent. So because of low rainfall the growth of trees and plants, big trees and plant is not possible. Only the grass are growth in these areas. तो जब किसी एरिया में बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, सिर्फ जो है छोटी छोटी घास जो है उनकी ग्रोथ यहाँ पर इस एरिया में जो है ज़्यादा होती है। तो इसलिए इस एरिया के अंदर घास ज़्यादा होने की वजह से और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होने की वजह से यहाँ पर लार्ज स्केल पर जो है इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट के एनिमल हस्बेंड्री की जाती है। अब डिटेल में से समझेंगे एनिमल हस्बेंड्री। कंसिडरिंग द लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन द वर्ल्ड, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टू 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सो जैसे ही मैंने मैप के ऊपर ये एक्सप्लेन किया है इसका जो आंसर, क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो क्लाइमेट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है जो एनिमल हस्बेंड्री को जो है अफेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है। इट इज़ मोर डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो ज़्यादातर डेवलप जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें एनिमल हस्बेंड्री जो है लार्ज स्केल पर दिखाई देती है। Presence of grassland in all the continents has led to distribution of this occupation। तो ग्रासलैंड का जहाँ पर प्रेजेंस होता है, बड़े बड़े ग्रासलैंड जिन एरियाज में पाए जाते हैं वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री जो है लार्ज स्केल पे की जाती है। जैसे कि प्रेरी, पंपास, स्टेप्स, डाउन्स जो ग्रासलैंड है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री लार्ज स्केल पर होती है क्योंकि यहाँ पर ग्रास मौजूद होती है एनिमल रीयरिंग के लिए। देन बट दिस ऑक्यूपेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्केट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज स्टेज। तो ये
जो ऑक्यूपेशन है ये एडवांस टेक्नोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस होता है। मार्केट एंड अवेबिलिटी ऑफ लार्ज स्टेट्स, यानी कि बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है जिस पे जानवर जो है रेयरिंग एंड ग्रेजिंग करते हैं। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है और मार्केट एरिया भी उसके होना चाहिए वहाँ पर। इट हैज़ डेवलप्ड ऑन ए कमर्शियल बेसिस इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये कमर्शियल स्केल पर डेवलप हुआ है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। द एनिमल हस्बेंड्री इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इज कैरिड आउट with the help of advanced technology on commercial scale। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए परफॉर्म की जाती है और मशीनरीज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और कमर्शियल स्केल पर एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर की जाती है। डेंस फॉरेस्ट इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, लो क्वालिटी फॉडर in equatorial region has discouraged the development of animal husbandry in this region। तो जो इक्वेटोरियल एरियाज है वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री जो है ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, लो क्वालिटी ऑफ फॉडर। तो इस वजह से यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी है इक्वेटोरियल रीजन के अंदर। लुकिंग एट फिगर 4.1 we realize that agriculture and animal husbandry is done together। It means areas, hence they are considered as allied occupation। जैसे हमने मैप में देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है और जो एग्रीकल्चरल एरियाज है दोनों मोस्टली सेम एरियाज है, दोनों एक ही एरिया में परफॉर्म किए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सो ये एक तरह का एक अलाइड एक्टिविटी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ऑक्यूपेशन है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो वन एक्टिविटी इज गिवन देयर, फाइंड आउट हाउ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल रिसोर्सेस अफेक्ट्स ह्यूमन लाइव्स and environment। So our answer is heavy soil erosion occurs from over animal grazing। So जब लार्ज स्केल पर एनिमल ग्रेजिंग करते हैं किसी एरिया में तो वहाँ पे सॉइल इरोजन जो है वो ज़्यादा होता है बिकॉज जो एनिमल रहते हैं ग्रास के साथ जो रूट से लगी हुई मिट्टी जो रहती है सॉइल उसे भी ज़मीन से निकाल लेते हैं और वो ज़मीन से बिल्कुल लूज़ हो जाती है वहाँ की सॉइल। और लूज़ होने के बाद और जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के वाटर के साथ वो फ्लो होके हुए वहाँ से चली जाती है और वहाँ की जो सॉइल रहती है उसका इरोजन होता है और सॉइल इरोजन होने की वजह से वहाँ की जो फर्टिलिटी रहती है सॉइल की वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो एरियाज है सॉइल इरोजन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड्स। तो वहाँ पर फर्टिलिटी लो हो जाने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से वो एरिया जो है डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। मेनी टाइम्स ट्री, श्रब्स एंड रूट्स आर यूज्ड बाय रूरल पीपल टू फीड देयर एनिमल्स। इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड्स। तो लार्ज स्केल पर जो एनिमल्स रहते हैं वो ट्रीज के श्रब्स, रूट्स जो है वो खाते हैं, उन्हें फीड किया जाता है वहाँ के जो रूरल पीपल रहते हैं उनके ज़रिए, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन जो है वो लार्ज स्केल पर होता है। तो इसमें और भी पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन once again is map given 4.1, observe the given map in figure 4.1 and answer the following questions। Question number 1, in which part of North America continent is mining mainly found। तो नॉर्थ अमेरिका के कौन से पार्ट में माइनिंग जो है हमें ज़्यादातर दिखाई देती है। सो आवर आंसर इज अलॉन्ग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर, देन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इस एरिया में भी
जो माइनिंग एक्टिविटी जो है, माइनिंग को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो स्टार के जरिए यहाँ पर वर्ल्ड मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पिंक स्टार्स। तो ये सब माइनिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम देखें तो यहाँ पर है वेस्टर्न कोस्टल एरिया एंड मिडल पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, देन ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड सदर्न पार्ट ऑफ North America continents. So in that region, the mining activity is performed in North America continent. Then second, mining activity is located along which coastal side of the continent of South America. तो साउथ अमेरिका के कौन से कोस्टल एरियाज के अंदर माइनिंग एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो नॉर्दर्न कोस्टल एरिया में माइनिंग एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है, देन ईस्टर्न कोस्टल एरिया में भी माइनिंग एक्टिविटी है, देन वेस्टर्न कोस्टल एरिया के भी कुछ एरियाज में हमें दिखाई दे रही है स्मॉल स्केल पर, एंड इन सदर्न कोस्टल एरिया। तो नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट आर द वन मेन आंसर ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज परफॉर्म इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। Question number 3, comparing other primary economic activities, do you think the extent of mining is related to latitudes? Question mark, why? So क्या हमें लगता है कि अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है जो लैटिट्यूड्स के ऊपर वो डिपेंड है, यानी कि लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो क्लाइमेटिक कंडीशन का जो इफेक्ट है वो लैटिट्यूड्स की वजह से ही पड़ता है। तो इन एरियाज़ में जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पर हमें एग्रीकल्चर, देन यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, एंड इन मानसून रीजन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन द टेम्परेट रीजन लंबरिंग, ऑल द other economic activities is depend on the distribution of latitudes, but the mining activity is not related to the latitudes। तो माइनिंग एक्टिविटी जो है ये लैटिट्यूड्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। माइनिंग एक्टिविटी जो है ये किसी भी लैटिट्यूड्स के ऊपर परफॉर्म की जाती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड वार्म क्लाइमेटिक रीजन क्यों ना हो, जहाँ पर जिन लैटिट्यूड्स पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इन द टेम्परेट रीजन एंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी हमें माइनिंग एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं हम। देन इन द डेजर्ट एरिया ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के डेजर्ट एरिया में भी हमें माइनिंग एक्टिविटी दिख रही है, एंड इन द कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द नियर द नॉर्थ पोल, तो इस एरिया में भी हमें माइनिंग एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होती दिखाई दे रही है। तो इसका लैटिट्यूड से कोई असर नहीं पड़ता है माइनिंग एक्टिविटी को। नंबर 4, लुकिंग एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनिंग इन द वर्ल्ड, कैन यू रिलेट इट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? सो माइनिंग की वजह से क्या किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है? तो ये हमारा आंसर जो है यस, माइनिंग जो है ये एक मेन इकोनॉमिक कंडीशन है ऑफ ह्यूमन बीइंग, और माइनिंग की वजह से बहुत सारी कंट्री की जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर माइनिंग जो रिसोर्सेस मौजूद है, मिनरल्स पाई जाती है लार्ज स्केल पर, वो ज़्यादातर मोस्टली जो है वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल इन दिस एरिया द कैनेडा, यूएसए एंड द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, देन these all countries are economically developed countries because of the minerals, and minerals are provide the raw material for the industries। तो जिन एरियाज में माइनिंग की जाती है उन एरियाज में फिर इंडस्ट्री भी डेवलप होती है, और इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उस कंट्री की फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। तो इस तरह से माइनिंग की वजह से कंट्रीज की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस एरिया में अगर देखें हम
ये सऊदी अरेबिया और अरेबियन कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है। तो गल्फ कंट्रीज में जो भी डेवलपमेंट हुई है ज़्यादातर वो माइनिंग की वजह से हुई है। यहाँ पर लार्ज स्केल पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की माइंस की जाती है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज की बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सारी कंट्रीज यहाँ पर पाई जाती है। तो मिनरल्स की वजह से ही, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की वजह से ही इन कंट्रीज की यहाँ पर डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकी है, वरना ये पूरे डेजर्ट एरिया थे जहाँ पर कोई अदर ऑक्यूपेशन जो है वहाँ पर लार्ज स्केल पर कोई पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से किसी भी एरिया की डेवलपमेंट में माइनिंग जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो लेट्स सी इन डिटेल। मैन हैज़ बीन यूजिंग मिनरल्स सिंस एशियन टाइम। तो इंसान जो है मिनरल्स का यूज़ बहुत ही पुराने ज़माने से ही करता आया है। मिनरल्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग वेपन्स, टूल्स, ज्वेलरी, मेडिसिन, यूटेंसिल एक्सेट्रा। तो वेरियस पर्पस के लिए मैन जो है वो मिनरल्स का यूज़ कर सकता है। वेपन्स बनाने के लिए मैन जो है वेपन मिनरल्स यूज़ करता है, टूल्स बनाने, ज्वेलरी बनाने, मेडिसिन में मिनरल्स पाई जाती है। देन यो यूटेंसिल जो रहते हैं उसके लिए मिनरल्स यूज़ होती है। द वेरियस स्टेजेस ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ मैन आर ऑल्सो रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ मिनरल्स। तो जो कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है उसमें भी मिनरल्स का एक अहम रोल है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट हुई है मैन की उसमें एक अहम रोल उसका मिनरल्स का पाया जाता है अलग अलग स्टेजेस में। एट द एंड ऑफ द स्टोन एज, तो स्टोन एज के एंड तक इंसान ने जो है मैन डेवलप स्किल ऑफ यूजिंग मिनरल्स। तो स्टोन एज के एंड तक जो मैन है उसने अपने अंदर स्किल डेवलप की थी कि किस तरह से मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। वेरियस पीरियड्स लाइक द कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज एंड एटॉमिक एज रिस्पेक्टिवली वेर डेलिनिटेड अकॉर्डिंगली। तो जिस तरह से मैन की डेवलपमेंट हुई है अलग अलग एजेस के अंदर, अलग अलग जो एज है, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, और जो प्रेजेंटली हम जो है वो हम एटॉमिक एज में है। तो इस तरह से इन एज के साथ साथ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट भी होती गई है, और उनका जो सिविलाइजेशन, कल्चरल एवोल्यूशन भी जो है मिनरल्स की वजह से अफेक्ट होता है। Man's progressive development can be attributed to the exploitation of minerals. He has even started exploiting the mineral oil and natural gas reserves from the sea and ocean beds too. तो जो मैंस है जैसे जैसे प्रोग्रेस होते गए, मैंस की डेवलपमेंट होते गए, तो इंसानों ने जो है वो जो ओशन बेड्स है एंड सी फ्लोर है वहाँ से मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है टेक्नोलॉजी की मदद से। मैन के नॉट मैन्युफैक्चर्स द मिनरल्स। जो मैन जो है अभी भी कोई भी मिनरल्स को बना नहीं सकता है खुद से। फॉर एग्जांपल आयरन, देन कॉपर, गोल्ड, तो किसी भी मिनरल को इंसान जो है खुद से बना नहीं सकता, सिर्फ उसे वो नेचर से हासिल कर सकता है। That are found naturally in the earth crust। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर से ही इंसान जो है उसे ऑब्टेन कर सकता है, उसे हासिल कर सकता है। खुद से मिनरल्स को कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर सकता है कि वो मिनरल्स को खुद बना सके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो अनइवन है। कुछ कंट्रीज के अंदर लार्ज स्केल पर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो कुछ कंट्रीज में बहुत कम मिनरल्स है, और कुछ कंट्रीज ऐसे है जहाँ पर कोई भी मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब एंड जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे लार्ज स्केल पर मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस मौजूद है, और वर्ल्ड के जो अदर पार्ट ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर कोई भी मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद नहीं है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस एक्टिविटी डिपेंड्स सोलली ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड
नॉट रिलेटेड टू लैटिट्यूड डायरेक्टली। तो ये जो एक्टिविटी है माइनिंग, ये डायरेक्टली किसी लैटिट्यूड के ऊपर रिलेटेड नहीं है कि इस लैटिट्यूड के ऊपर माइनिंग की जाती है ज़्यादातर। तो ये डायरेक्टली डिपेंड है प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। तो जहाँ पर मिनरल्स का प्रेजेंस है उस एरिया में हम माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें कोई लैटिट्यूड्स का कोई कनेक्शन नहीं होता है इस एक्टिविटी में। इवन दो द मिनरल्स में बी प्रेजेंट, एक्चुअल माइनिंग डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। अगर किसी एरिया में मिनरल्स पाए भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स का होना ज़रूरी है, तब जाकर ही हम मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो कौन से फैक्टर्स है उसमें सबसे पहले द जियोलॉजी ऑफ द रीजन। तो जो जियोलॉजी है, जो वहाँ की ज़मीन की बनावट है, वो भी माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। अगर बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड है लैंड का वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा हार्श हो तो उस एरिया में पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला एरिया हो तो ऐसे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती है। तो ऐसे एरिया में पहुंचना मुश्किल होने की वजह से तो जो कॉस्ट रहेंगी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से भी जो माइनिंग एक्टिविटी पर उसका इफेक्ट पड़ता है उस रीजन की बनावट का। देन द वैल्यू ऑफ द मिनरल्स। तो जो मिनरल्स उस एरिया में मौजूद हो लैंड के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनकी वैल्यू क्या है। कुछ मिनरल्स जो रहती है उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है और कुछ की वैल्यू जो रहती है बहुत कम रहती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड की जो वैल्यू है, डायमंड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके दूसरे एग्जांपल अगर देखें हम कम वैल्यू वाली मिनरल्स, तो जिसमें आयरन और देन कोल, तो इनकी वैल्यू जो है बहुत कम है। तो अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स उस एरिया में पाई जाती हो तो उसकी माइनिंग करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन अगर किसी एरिया में बहुत सस्ती चीप मिनरल्स मौजूद हो तो उसको निकालने का, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का ही जो खर्च रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उसमें वो देखेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है या लॉस हो सकता है उस मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने में, तो उसके बाद ही वहाँ पर वो माइनिंग करेंगे। अगर चीप मिनरल्स मौजूद हो लेकिन क्वांटिटी उसकी वहाँ पर ज़्यादा हो तो फिर भी उसकी वो माइनिंग कर सकता है, क्योंकि लार्ज स्केल में मौजूद है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। भले ही उसकी प्राइस मार्केट में कम हो, लेकिन प्राइस कम है और साथ ही साथ उसकी जो साइज है डिपॉजिट की, यानी कि बहुत लो पैमाने पर बहुत ही कम क्वांटिटी में वहाँ पर पाई जाती हो, तो उसको निकालना उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं मिल सकता। देन एक क्लाइमेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो क्लाइमेट का भी इफेक्ट जो है इसमें पड़ता है मिनरल्स में। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कोई एरिया रहते हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो रहती है वो अनफेवरेबल रहती है ह्यूमन बींग के लिए। तो ऐसे एरिया में फिर जो है माइनिंग एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स पाई जाती है लेकिन वहाँ का क्लाइमेट हार्श रहता है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया जो है ये पूरा हॉट डेजर्ट वाला एरिया है, लेकिन वहाँ पर वैल्यूएबल मिनरल्स पाए जाते हैं, नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल। तो उनकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा होने की वजह से जो आज क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उनकी माइनिंग उस एरिया में की जाती है। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो माइनिंग के लिए लार्ज स्केल पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले तो माइनिंग के लिए उन्हें ज़मीन जो है परचेस करना पड़ती है या गवर्नमेंट से लेना पड़ती है रेंट पर, या जो मशीनरीज उसमें इस्तेमाल की जाती है वो खरीदना पड़ती है। लार्ज स्केल पर इसमें बड़ी बड़ी मशीनरीज, हैवी मशीनरीज का यूज़ करना पड़ता है ज़मीन की खुदाई करने के लिए, और उनका मेंटेनेंस करने के लिए भी कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक महंगी एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर इसमें पैसा लगाना पड़ता है माइनिंग के लिए। देन टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है माइनिंग एक्टिविटी में। तो उसमें सबसे पहले तो मिनरल्स कहाँ पर पाई जाती है वो फाउंड करना टेक्नोलॉजी की मदद से ही, कौन से एरिया में मिनरल्स ज़मीन के अंदर पाई जाती है
वो उसे स्कैनर और बड़ी बड़ी मशीनरीज के ज़रिए से उसका पता लगा जाता है, और खुदाई के लिए हैवी मशीनरीज वगैरह टेक्नोलॉजी के ज़रिए से उन्हें खुदाई की जाती है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का भी लार्ज स्केल पर इसमें यूज़ किया जाता है। देन स्किल लेबर, तो इसमें स्किल लेबर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मजदूर इसमें यूज़ करना पड़ते हैं माइनिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है माइनिंग पर अफेक्ट करती है, तब जाकर हम किसी भी एरिया से जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट यानी कि एक्सप्लॉइट उनका कर सकते हैं। Due to mechanization, this occupation has developed on a large scale. So अभी माइनिंग के अंदर लार्ज स्केल पर जो है मशीनरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो एक्टिविटी है माइनिंग वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है लार्ज स्केल के ऊपर। मैनी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू मिनरल्स लोकेटेड नियर माइनिंग एरियाज। सो जहाँ पर माइनिंग की जाती है उसके जो सराउंडिंग एरियाज रहती है वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो रहती है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि उन्हें माइनिंग एरिया से रॉ मटेरियल्स जो है प्रोवाइड होता है इंडस्ट्रीज में लगने वाला। तो इस तरह से जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी होती है उसके ही सराउंडिंग एरिया के अंदर बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो रहती है वो पाई जाती है। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग ऑक्यूपेशन। तो माइनिंग ऑक्यूपेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जो माइनिंग जो रॉ मटेरियल्स मिलता है माइनिंग के बाद, उन मिनरल्स को जो है इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए और इंडस्ट्री से जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है उन्हें मार्केट तक पहुंचाने के लिए इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। दिस इन टर्न इंक्रीजेज इंडस्ट्रीज विच इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। तो माइनिंग जो है वो इंक्रीज करती है इंडस्ट्रीज को, माइनिंग की वजह से इंडस्ट्री इंक्रीज होती है, और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री इंक्रीज होंगी कंट्री के अंदर उतनी ज़्यादा उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और जिससे जो आगे कंट्री के लोग हैं उनकी भी उससे डेवलपमेंट होती है। तो माइनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। So one activity is given there. Find out mining causes air, water, land and noise pollution on large scale. Look for one example for each. तो हमें माइनिंग की वजह से बहुत सारी पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होती है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड एंड नॉइस पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होती है। तो हमें उन सब के एक एक एग्जाम्पल देखना है। Mining can causes negative impact on environment. Poisonous gases and chemicals emitted from the mines pollute the air, which is very harmful for humans and animals. So mining की वजह से poisonous gases जो है and chemical emit होते हैं, और ये डायरेक्टली फिर एयर के अंदर चली जाती है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है ह्यूमंस एंड एनिमल के लिए। देन माइनिंग लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंटामिनेशन ऑन लार्ज स्केल। तो माइनिंग की वजह से जो लैंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंटामिनेशन होती है लार्ज स्केल पर। देन माइनिंग लीड्स टू पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर बाय द केमिकल्स इमिटेड फ्रॉम माइंस। तो माइनिंग की वजह से जो सरफेस वाटर रहता है, ग्राउंड वाटर रहता है, वो भी पॉल्यूट होता है केमिकल की वजह से। देन हैवी मशीनरीज आर यूज्ड फॉर माइनिंग विच क्रिएट्स नॉइस पॉल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हैवी मशीनरीज यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से ये सब निगेटिव इम्पैक्ट है माइनिंग के। इसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने तौर पर। So this is the end of this lecture, and in next video I will upload the remaining economic activities, that is agriculture. So thank you.